हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। जैसे सौम्या है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। चाहे आप एस्टेट पीजीटी की कर रहे हो या फिर आप यूजीसी नेट की कर रहे हो, ये कॉमन टॉपिक है। और साथ ही साथ आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है। पैटर्न में चेंज ये है कि पहले मैं आपको थ्योरी कराऊंगी और साथ ही साथ आपको इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज भी कराने वाली हूँ, ताकि आपको एक ही सेशन में दोनों चीजें कवर हो जाए, आपको अलग अलग ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो आज का टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहने वाला है। पहले थ्योरी करेंगे, बाद में एमसीक्यू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। अ वे टू ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयज इनटू सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर टू मीट गोल्स। यानी सिंपल सा मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ढांचा है, एक ढांचा जहां पर आपको ये देखना है कि एम्प्लॉयज को हमें किस तरीके से वहां पे बैठाना है। बस एक ढांचा बना के दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है जहां पर हमें एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइज करना होता है, यानी कंपनी के अंदर जो भी कर्मचारी है उनको किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करना है जिससे हमारे गोल पूरे हो सके। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने का फायदा रहता है मिनिमाइज कंफ्यूजन, यानी कंफ्यूजन नहीं रहता कि कौन किसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस है। ठीक है, ये सारी चीजें कंफ्यूजन हट जाती है इससे। साथ ही साथ कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज बाय क्लियरली आइडेंटिफाई विच इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टास्क। साथ ही साथ आपको ये भी पता रह जाएगा कि कौन जिम्मेदार है किस काम के लिए। ठीक है, अभी अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, दो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन सबसे जो मेन टाइप है ना इसका, वो है यहाँ पे आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इसके टाइप्स होते हैं। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। देखो, फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मल के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद क्लियरली डिफाइंड जॉब्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेटा एक तरीके का कागजी ऑर्गेनाइजेशन या एक कागजी स्ट्रक्चर होता है। कागजी का मतलब मैम रूल्स रेगुलेशंस वाला। यानी यहाँ पे आपकी जॉब क्लियरली बताई गई है, कौन किसके अथॉरिटी, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, नहीं तो आपको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये वाला सेशन स्टार्ट करने से पहले, ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ, ध्यान से समझिएगा। बेटा डेलीगेशन होता है, डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है अपनी पावर, अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे देना। किसी को दे देना उसे बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब अपना अधिकार, अपनी जिम्मेदारी किसी को सौंप देना, उसे बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन के बेटा तीन एलिमेंट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। डेलीगेशन में सबसे पहला बेटा आपका आता है अथॉरिटी। अभी मैम अथॉरिटी क्या होती है, देखो अथॉरिटी, ए फॉर अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी का सिंपल सा मतलब बेटा ये होता है जो सबसे ऊपर बैठा हो, जो सबसे ऊपर बैठा हो और उसने अपनी थोड़ी सी पावर नीचे वाले को दे दी हो, उसे बोलते हैं अथॉरिटी। नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज करिए आपके घर में एक फंक्शन है। ठीक है, फैमिली फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, तो आपके पापा जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है। तो अब मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। सपोज करिए मेरे पापा हेड ऑफ द फैमिली है, मेरे पापा के पास पूरी अथॉरिटी है घर चलाने की। ठीक है, उन्होंने मुझसे बोला कि केटरिंग का सामान, जो भी केटरिंग का है वो तुम संभालोगी, खाना पीना जो भी है सब कुछ तुम संभालोगी, और मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूँ कि केटरिंग से रिलेटेड तुम जितने चाहे डिसीजन ले सकती हो। उसे बोलते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी बेटा हमेशा टॉप टू बॉटम जाती है, यानी ऊपर से नीचे जाएगी। टी से बी, टी मतलब टॉप, टॉप से बॉटम। क्योंकि देखो पापा ने मुझे दी है ना अथॉरिटी, अपने से नीचे वालों को दी है, यानी मैं उनसे छोटी हूँ। ठीक है, तो उन अपने से नीचे को अथॉरिटी देना उसे बोलते हैं अथॉरिटी। ठीक है, तो ये टॉप टू बॉटम जाती है, यानी नहीं नीचे से ऊपर से नीचे जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। भाई पापा ने अथॉरिटी मुझे ही तो दी है ना, तो ऊपर से नीचे आई है ना पावर। तो उन्होंने बोला कि खाना खाने का जो केटरिंग होती है, उस जो भी होता है उसका जो भी डिसीजन है, मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूँ, मैं तुम्हें हक देता हूँ कि तुम्हें कोई भी डिसीजन लेना हो बेटा तो तुम ले लेना। वो मेरे ऊपर छोड़ दिया, उन्होंने मुझे अधिकार दिया, उसे बोलते हैं अथॉरिटी। इसका दूसरा एलिमेंट बेटा आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी ही हुई ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऊपर से, अब नीचे नहीं जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी बेटा नीचे से ऊपर। अब जिम्मेदारी मेरी किसके किसके प्रति है, पापा को दे देना है ना मुझे जवाब, किसको देना जवाब, भाई जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी, तो वो जिम्मेदारी का जो भी होगा, वो जो भी रिजल्ट होगा वो किसको दूंगी, मैं जाकर ऊपर वाले को दूंगी, यानी अपने पापा को दूंगी। तो ये जाती है नीचे से ऊपर। ठीक है, अब उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी है, भाई खाना कम नहीं पड़ना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का बनना चाहिए। ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तीसरे पे आता है बेटा आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट, उसकी जवाबदेही कौन देगा फाइनल रिजल्ट की।
अब मैं फाइनल रिजल्ट कैसे होता है, अब देखो केटरिंग का मैंने ले तो लिया, मेरी जिम्मेदारी थी कि अच्छा खाना हो, सबको टाइम पे मिले, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, खाना जो है वो नहीं पसंद आया भाई मेहमानों को। तो अब एक बात बताओ, क्या वो जो मेहमान है वो मुझे आकर कहेंगे कि अरे बेटा तुमने कैसे केटरिंग वाले लगवाए थे, या वो पापा से कहेंगे? अब आइडिया आप बताओ। पापा से ही तो बोलेंगे ना डायरेक्ट जाके कि अरे भाई साहब खाना पसंद नहीं आया हमें तो आपके घर का। तो अब ये पूरी जो जिम्मेदारी है बेटा, जवाबदेही है मेहमानों को देने के लिए, वो जिम्मेदारी किसकी हो गई? पापा की, यानी टॉप लेवल वालों की हुई। मेरे से कोई कुछ नहीं पूछेगा। वो अलग बात है कि अलग से मेरी डांट पड़े, ठीक है, वो अलग बात है कि पापा मुझे अलग से डांट लगा दें बाद में कि तुमने क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन जो गेस्ट आए थे, जो रिलेटिव से, उनकी भाई उनके उनको उनके साथ निपटने के लिए तो पापा को ही वो कहेंगे, और पापा की ही जिम्मेदारी होती है। इसलिए जो अकाउंटेबिलिटी है, याद रखना, अकाउंटेबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं करी जाती। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। आप ये वाली जवाबदेही पापा नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मैंने अपनी बेटी को कहा था, मेहमान से नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मैंने अपनी डॉटर को बोला था, उसने ही काम खराब कर दिया, नहीं। उनकी जिम्मेदारी रहेगी, वही हाथ जोड़ के माफी मांगेगी कि भाई खाना खराब हो गया, उसके लिए रियली सॉरी कि आपको पसंद नहीं आया। तो अकाउंटेबिलिटी को कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते, अथॉरिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे पापा ने मुझे दे दिया थोड़ा पावर कि भाई कुछ भी पैसा ज्यादा कम हो तो तुम देख लेना, डिसीजन ले लेना, ठीक है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो थी वो भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, है ना, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मेरे पे थोप दी, है ना, मतलब ऐसे करके। लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना, फाइनल आंसरेबल, वो हम किसी को नहीं दे सकते, वो तो बेटा मेन आपको ही देनी पड़ेगी। अब इसका, ये तो पापा का हो गया, अब हम चलते हैं कंपनी के हिसाब से। कंपनी का सीईओ है, सपोज करिए पप्पू जी नाम लगते हैं, ठीक है। तो पप्पू, मिस्टर पप्पू जो है वो आपके कंपनी की सीईओ है बहुत। तो उन्होंने अपने मैनेजर, ठीक है, उन्होंने अपने मैनेजर को बोला कि आप एक काम करिए, आपको ये ऐसे से सेल करनी है और ऐसे से काम करना है। तो उसने अपनी अथॉरिटी दे दी उसको और बोली कि आप कुछ भी डिसीजन लेना हो तो आप ले लीजिएगा, मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या करा, अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आई, टॉप टू बॉटम। अब वो मैनेजर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। अब उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर बनती है? सीईओ को, मिस्टर पप्पू को जवाब देने के लिए। तो ये नीचे से ऊपर गई है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोज करिए भाई सामान अच्छा नहीं बना, खराब नहीं बना, तो जो भी घाटा है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो भी जवाबदेही है, वो किसकी होगी? मिस्टर पप्पू की होगी, ना कि मैनेजर की। क्योंकि जो भी अगर आपको रिजल्ट आया कि लॉस हो गया, कंपनी को कुछ भी हो गया, तो वो सारी जिम्मेदारी होती है सबसे ऊपर वाले की, अकाउंटेबिलिटी, उससे वो बच नहीं सकता। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। आई थिंक हलवाई वाले एग्जाम्पल से आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये हर घर में कॉमन है। इसे याद रखेंगे तो याद रहेगा कि क्या होती है अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार आ जाते हैं, कौन सा अपवर्ड है, कौन सा डाउनवर्ड है। याद रखिएगा, अथॉरिटी ऊपर से आ रही है बेटा, पापा ने मुझे दिया था पावर फिल्टरिंग वालों को चलाने के लिए, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आई है अथॉरिटी, यानी डाउनवर्ड की तरफ आई है, ठीक है, नीचे आई है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी कि खाना अच्छा हो? मैम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? मेरे पापा के प्रति है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी मेरी थी, तो मैं किसको जवाब देती? पापा को देती, तो ये जाएगी अपवर्ड की तरफ। लेकिन अकाउंटेबिलिटी बेटे ट्रांसफर नहीं होती, जो फाइनल रिजल्ट होगा ना, कुछ भी गड़बड़ हुई तो सब पापा को पकड़ेंगे, ना कि मुझे। तो वो जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी पापा की होगी, मेरी नहीं, ठीक है। चलिए अब हम हमारे थे फॉर्मल इनफॉर्मल में। देखो फॉर्मल मैंने बोला जैसे कि क्लियरली डिफाइंड जॉब होता है, अथॉरिटी पता है किसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है किसकी क्या है। फॉर्म्ड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, जैसे सीईओ वगैरह, वही बनाते हैं। आप छोटे मोटों का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ऊपर वाले जो करेंगे वो करेंगे, आपका कोई लेना देना नहीं। इट इज स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग इन नेचर। देखो ये स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग क्यों होता है? ऊपर वाला डिसीजन लेता है, ठीक है, इसीलिए स्टेबिलिटी होती है और लंबे टाइम तक चलता है। लंबे टाइम तक इसका ये मतलब है कि बेटा अगर सीईओ की सपोज करी डेथ हो गई या सीईओ हट गया, तो ये नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी या ग्रुप टूट जाएगा, स्ट्रक्चर टूट जाएगा, नहीं, नहीं टूटेगा ना, क्योंकि नया सीईओ आ जाएगा। इसीलिए वो लॉन्ग लास्टिंग इन नेचर है। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी फॉलोड। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, एक चेन की तरह होता है, आपको फॉलो करना पड़ता है सब कुछ, जैसे मिलिट्री वगैरह होता है ना, वही समझिए। इट हैज अ वाइडर स्कोप, बिल्कुल इसका वाइडर स्कोप होता है। ये आगे तक की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलते हैं, इनका आगे तक, क्योंकि मैंने अभी बोला ना आपको, किसी के जाने आने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन की बात है। यहाँ पे इंसान आ रहा है जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पोजीशन से उठता है, जो है टॉप लेवल ऑफ पोजीशन। अब वही अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूं तो ये होता है अनप्लान्ड सोशल और ह्यूमन रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। गप्पे मारते हैं ना जो आप लोग। फॉर्मल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे आपके प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल आपके पूरे स्कूल को चलाते हैं, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है, हेड है, टीचर्स हैं, ठीक है, ये फॉर्मल है, सबका एक रोल है, आते हैं पढ़ाते हैं रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूँ तो जो आप लोग की दोस्ती होती है स्कूल के अंदर, जो आप लंच में एक साथ बैठकर आप लोग लंच करते हो, ठीक है,
आप लोग के जो दोस्त बनते हैं वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कंपनी के अंदर जो दोस्त भाईचारा निभाया जाता है उसे बोलते हैं इनफॉर्मल। फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली बाय द सोशल कॉन्टेक्ट ऑफ द मेंबर, देखो इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, ये तो अपने आप किसी से बात करी और दोस्त बन गए, है ना, रिश्ता बन जाता है। इट इज अनस्टेबल इन नेचर, देखो ये अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बोला था कि फॉर्मल में पोजीशन को देखते हैं, सीईओ आ रहा है जा रहा है उससे फर्क पड़ता नहीं है, पोजीशन स्ट्रांग है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, सपोज करिए 4 लोगों का ग्रुप है, 2 दोस्त चले गए तो आपका ग्रुप ही टूट जाएगा, इसीलिए अनस्टेबल होता है। रूल्स रेगुलेशंस आर नॉट डिफाइंड, इसके अंदर क्या रूल्स रेगुलेशन, दोस्ती करने के लिए कौन सा रूल्स रेगुलेशन, भाईचारा गॉसिपिंग चुगली चट्टी करने में क्या रूल्स रेगुलेशंस, इसलिए इसका स्कोप भी बहुत लिमिटेड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए मैंने इसी टॉपिक पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी कवर कर दिया, अलग से क्लास नहीं ले रही हूँ, इसी में ही सब कुछ है। देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारा पावर एक मुट्ठी के अंदर, एक मुट्ठी में सारा पावर है, ठीक है। यानी डिसीजन मेड बाय सीनियर लेवल मैनेजर, जो भी डिसीजन होगा वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर ही लेंगे, जो भी करना होगा डिसीजन से रिलेटेड वही लोग करते हैं और किसी का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ चेन, बिल्कुल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है क्योंकि ये लोग स्केलर चेन को फॉलो करते हैं। अब एक आदमी डिसीजन लेगा तो सबको फॉलो करना है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। इंश्योर डिसीजन आर कंसिस्टेंट विद द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, यानी जो वो डिसीजन लेते हैं वो इस तरीके का लेते हैं कि वो अपने गोल्स को पूरा कर सके, इस तरीके का डिसीजन लिया जाता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव हैव अथॉरिटी टू डायरेक्ट मेजर चेंज, अगर कुछ बदलाव करना होगा तो जो ऊपर वाली अथॉरिटी वही चेंज करेगी, अगर उनको लगता है कुछ चेंज करना है तो उन्हीं के पास पावर है। इससे होता क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज रुक जाती है बेटा, एक आदमी डिसीजन ले रहा है तो कंफ्यूजन ही नहीं होगी, सबको पता है क्या है क्या नहीं, तो इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगी, यानी किसी भी तरीके की दोहरी चीजें नहीं होंगी, ठीक है इसके अंदर। साथ ही साथ रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजन एट लो लेवल, देखो इसका सबसे बड़ा फायदा तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो छोटे लेवल के लोग होते हैं ना, जैसे छोटे लेवल के लोग का मतलब जो नीचे लोअर लेवल पे काम करते हैं उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो डिसीजन ले ले, अगर उनको डिसीजन लेने दे दिया जाए तो वो गलत डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं है ना। भाई जो टॉप सीईओ बैठा है उसके कंपैरिजन लोअर लेवल कहाँ डिसीजन ले पाएगा, तो यहाँ हो सकता है कि रिस्क हो जाए अगर हम उन्हें दे तो इसीलिए अगर सेंट्रलाइजेशन रहेगा तो ये रिस्क कम रहेगा, गलतियां होने का कम रिस्क रहता है। साथ ही ये स्टेक होल्डर्स के साथ भी डील्स करते हैं, यही लोग करेंगे, जैसे स्टेक होल्डर जैसे कस्टमर सप्लायर्स, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये लोग ना लोअर लेवल लोगों को डिस्करेजमेंट हो जाता है इससे, वो सोचते हैं कि हमें तो इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता डिसीजन में, तो वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, ये इसका नुकसान है। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन जो पावर मुट्ठी में थी ना उसको खोल दीजिए, मुट्ठी को अपनी मुट्ठी खोल दीजिए, पावर को बांट दीजिए, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यानी अब डिसीजन जो है विच इज मेड बाय एम्प्लॉइज हु आर क्लोजेस्ट टू द सिचुएशन। डिसेंट्रलाइजेशन में ये बोला जाता है जो भी कोई भी प्रॉब्लम आई, जैसे रॉ मटेरियल की आई, मशीन की आई, तो जो भी इम्प्लॉयज वहां काम कर रहे हैं उस सिचुएशन के करीब है वो डिसीजन लेंगे। राइट, जो अगर मशीनरी से रिलेटेड कोई काम है, कुछ गड़बड़ हो गई है तो मशीन के साथ जो काम करते हैं तो उनका हक बनता है कि वो डिसीजन ले, डिसेंट्रलाइजेशन ये बोलता है। एम्प्लॉयज डायरेक्टली यहाँ पर डील करते हैं कस्टमर से, मार्केट से, मोटिवेट होते हैं इससे एम्प्लॉयज, ताकि भाई मोटिवेट तो होंगे ना, आपको डिसीजन लेने का मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ इनेबल मोर फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स टू रैपिड इन्वायरमेंटल चेंजेस, अगर कोई चेंज आ गया कि मशीन ये वाली नहीं ये वाली, तो उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जाकर कि भाई हम सीईओ के पास जाएंगे, टॉप मैनेजर के पास जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, नहीं, इनके पास मैंने बोला ना पावर बांट दी गई तो इनके पास पावर है, ये तुरंत की तुरंत चेंज कर देते हैं, इनको जाना परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती ऊपर से, ठीक है। साथ ही साथ परमिट टू फिक्स बेटर अकाउंटेबिलिटी, अब यहाँ पर पता रहता है कौन किसके साथ क्या काम कर रहा है, तो आप बता सकते हो कि भाई ये इस टास्क का जिम्मेदार कौन है, फेल हुआ तो किसको क्रेडिट मिलेगा, पास हुआ तो किसको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिसएडवांटेज है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क दे सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने डिसीजन गलत ले लिया, एक तो ये परमिशन नहीं ले रहे हैं और डिसीजन गलत ले लिया तो फिर बेटा ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी तैसी हो जाएगी, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है क्रॉस यूनिट कोऑर्डिनेशन जो है, थोड़ा फेवरेटिज्म भी हो सकता है, पक्षपात कर सकते हैं ये लोग, तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा डिसएडवांटेज देखा गया है। अब आते हैं मेन टाइप्स, ये तो फॉर्मल इनफॉर्मल था, थोड़ा टॉपिक मैंने पीछे बता दिया, अब ये मेन है इसके स्ट्रक्चर। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लाइन इन स्टाफ एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कमिटी, इसके बाद भी है टॉल, फ्लैट, बाउंड्री लेस और आपका नेटवर्क, वो भी मैं आपको आगे से पढ़ाऊंगी, बट ये मेन है, बाकी के एक्स्ट्रा भी मैंने ऐड किए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
सबसे पहला आता है आपका लाइन स्ट्रक्चर। देखो लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला एक लाइन बना दीजिए, ऊपर वाला ऊपर वाले से नीचे, जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद कौन आता है, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के बाद कौन आता है, कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के बाद कौन आता है भाई आपका हेड, हेड के बाद टीचर्स, ऐसे फिर टीचर्स के बाद फिर आपके जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं सबसे लेवल पे, जैसे आपके पियोन है ना, आपके सफाई कर्मचारी, ये सारी चीजें ऐसे करके अपनी कंपनी के अंदर होता है। सीईओ है, सीईओ के बाद मैनेजर्स हैं, फिर मिड लेवल मैनेजर, लोअर लेवल, फिर नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉइज। ये अथॉरिटी टॉप डाउन होती है, जैसे मैंने आपको बोला था ना, ऊपर से नीचे जाएगी पापा, पापा के बाद मम्मी सीनियर होती हैं, मम्मी के बाद फिर कौन, बड़ा भाई बहन सीनियर होता है, फिर सबसे छोटा, तो ऊपर से नीचे अथॉरिटी आती है इसके अंदर। देखो लाइन स्ट्रक्चर जो है ना, स्मॉल कंपनीज के लिए काफी अच्छा माना जाता है, जो छोटी कंपनीज होती है वहां पर ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। लाइन फंक्शंस दैट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द कंपनी प्रॉफिट। ये लोग क्या करते हैं बेटा, ये जो इनका सीधा ही काम ये होता है कंपनी की प्रॉफिट को बढ़ाना, क्योंकि ये वाले होते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स वाले, जो डायरेक्ट डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं, सामान बेचते हैं, सामान बनाते हैं, सामान बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो इसीलिए प्रॉफिट डायरेक्टली यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं लाइन स्ट्रक्चर वाले। अब इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सिंप्लिसिटी है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं, क्योंकि इसलिए यहाँ पर सबको पता है कौन किसके अंडर काम कर रहा है, किसकी क्या जिम्मेदारी है। डिसिप्लिन फॉलो होता है यहाँ पर। इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल का सिंपल सा मतलब, क्योंकि ये प्रॉफिट में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं ये लोग, इसीलिए इकोनॉमिकल है। ठीक है, टैलेंटेड पर्सन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, देखो सबको नॉलेज होती है अपनी अपनी, है ना। कम्युनिकेशन यहाँ पर क्विक हो जाता है, साथ ही साथ हाई एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर कॉस्ट बचती है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट को नहीं लाया जाता है, सब डिसीजन ये लोग खुद ही लेते हैं, तो यहाँ पर एक्सपर्ट का लेना देना नहीं है, हायर नहीं करते अलग से। फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ भी चेंज आता है तुरंत चेंज कर देते हैं ये लोग, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, सबसे ज्यादा हैवी बर्डन ऑन लाइन एग्जीक्यूटिव्स। बेटा इन लोगों के ऊपर बेचारे पे सारा बोझ इन्हीं पे ही आ जाता है, प्रोडक्शन वालों पे, सेल्स वालों पे, है ना। क्योंकि क्यों, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स, क्योंकि इनके पास कोई एडवाइस करने वाला नहीं है एक्सपर्ट यहाँ पर, इसलिए सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हमें एग्जीक्यूटिव्स पे होता है। सपोज करो एग्जीक्यूटिव बीमार हो गया, या अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, चले जाते हैं, तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है कंपनी को, है ना। रिजिडिटी होती है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टनेस फॉलो करी जाती है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ फ्रीडम कम होती है बेटा एम्प्लॉयज को, जैसे मैंने बोला ना, ऊपर वालों के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है। और कम्युनिकेशन में डिले होता है, क्योंकि अगर आपको कोई परमिशन लेनी पड़े नीचे वाले को, तो फिर वो बीच वाले को कहेगा, बीच वाला भी उसको कहेगा, उसको कहेगा, यानी अगर टीचर्स को कुछ आपको डिसीजन लेना है, कम्युनिकेट करना है, तो वो कोऑर्डिनेटर को बोलेगी, फिर वो वाइस प्रिंसिपल को बोलेंगे, फिर वो प्रिंसिपल को बोलेंगे, इस चक्कर में कम्युनिकेशन जो है वो डिले होने के चांसेस यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इन दिस फंक्शनल फोरमैनशिप देयर विल बी 8 स्पेशलिस्ट फोरमैन who will be required to guide, direct and control the work. Workers at the plant level will have to follow the instructions. देखो यहाँ पर 8 स्पेशलिस्ट बुलाए जाते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके से अंदर 4 होते हैं बेटा आपके प्लानिंग मैनेजर, और 4 होते हैं आपके प्रोडक्शन मैनेजर। ये भी मैं आपको बताऊंगी, और यहाँ से एमसीक्यू में करा चुकी हूँ, आप देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर क्या बोला जाता है, कि भाई सबके लिए ना अलग 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 गाइड करने के लिए 8 लोगों को बुलाया जाए, 8 लोगों को बुलाया जाता है। तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले बेटा आपका यहाँ पर आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क वो वाले क्लर्क होते हैं, देखो मैं शुरू के 4 बता रही हूँ, नोट डाउन कर लो। शुरू के जो 4 हैं वो प्लानिंग मैनेजर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है रूट क्लर्क। देखो रूट क्लर्क क्या होते हैं, ये आपको गाइडेंस करते हैं, पहले कौन सी मशीन यूज करनी है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज करना है, दूसरा कौन सा यूज करना है, तीसरे नंबर पे कौन सा यूज करना है, स्टेप स्टेप बताते हैं आपको, तो कितना आसान हो जाएगा ना। दूसरा बेटा यहाँ पर आपका होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये बोलता है आपको कि आपको कौन से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, काम तो आप कर रहे हो बट नियम कौन कौन से होंगे। तीसरा आपका आता है शॉप डिसिप्लिनरियन, यानी ये आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बताता है, कहीं झगड़ा ना हो जाए, किसी का मारा पीटी ना हो जाए, तो वो चीज मेंटेन काम करने का इसका होता है आपका शॉप डिसिप्लिनरियन का, ठीक है। ये ऐसे 8 स्पेशलिस्ट को यहाँ पर डिजाइन किया जाता है, याद रखिएगा। फिर आता है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क चौथे नंबर पे। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बेटा वो कॉस्ट क्लर्क होते हैं जो ये देखते हैं कम खर्चे में बनाया जाए, ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं कहीं वर्कर्स खर्चा, टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहे, एक प्रोडक्ट बनाने में 1 घंटा लगना चाहिए, 2-2 घंटा कहीं टाइम पास कर रहे हो, ये सारी चीजें चेक कौन करता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। हो गए 4 प्लानिंग वाले, रूट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शन कार्ड और टाइम एंड कॉस्ट। बाकी की 4 जो मैं आपको बताऊंगी ये आपके प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है गैंग बॉस। देखो गैंग बॉस वो बॉस होता है जो ये देखता है सारी मशीन्स अवेलेबल है या नहीं, सारे टूल्स छोटे मोटे जो हथियार होते हैं ना, गन वाले हथियार नहीं, जो मशीनरी वाले टूल्स होते हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, वो उसका काम होता है वो चेक करना, किसी चीज की कमी ना हो। दूसरा होता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस वो ये देखता है बेटा कि काम कितने स्पीड से यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है।
तीसरा होता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस ये देखता है कोई भी मशीन में खराबी हो जाए तो बेटा उसका काम है उसे ठीक कराना। और लास्ट होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर होता है क्वालिटी चेक करता है आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी क्वालिटी एकदम सही है या नहीं है। तो ये चार होते हैं आपके नीचे वाले प्रोडक्शन मैनेजर वाले, ठीक है। तो ये 8 लोगों को स्पेशलिस्ट बुलाया जाता है ताकि काम अच्छे से। इसका फायदा क्या है? फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, मतलब कितनी अच्छी बात है ना, जो जिस काम में एक्सपर्ट है तो वो कितने अच्छे से वो काम करवाएगा। जो इंस्पेक्टर है वो क्वालिटी अच्छे से चेक करेगा, जो टाइम कॉस्ट वाला है वो टाइम और कॉस्ट बचाएगा आपका। तो जो जो अपने काम में एक्सपर्ट है वो कितने अच्छे से कराएंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं बिजनेस में एक्सपर्ट हूँ तो मैं बच्चों को बिजनेस ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकती हूँ ना, वो चीज बोला जा रहा है। बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, देखो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्ज स्केल के लिए काफी अच्छा माना जाता है, स्मॉल के लिए लाइन वाली ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा बताया जाता है इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर जैसे पता चला टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो वही की वही चेंज करेंगे कि टाइम कम करो, है ना। सुपरविजन अच्छा होता है। डिसएडवांटेज की बात करें ना तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड की एब्सेंस है मैम। यानी यहाँ पे ना कंफ्यूजन है, एक बॉस नहीं है, 8 बॉस हो गए ये तो। 8 बॉस हो गए ना, एक बॉस होना चाहिए, या तो इतना कंफ्यूजन हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ अनसुटेबल टू नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए सुटेबल नहीं है, इस कंपनी वाले ये फॉलो ना करें। कॉस्टली है। कॉस्टली कैसे? 8 लोगों को बुला के बैठाओगे एक्सपर्ट्स को तो उनकी सैलरी कौन देगा भाई, महंगा पड़ेगा आपको। साथ ही साथ कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये। कंफ्यूजन इसीलिए होता है, 8 स्पेशलिस्ट होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे लाइन भी है और आपका स्टाफ भी है, यानी दो मिलकर बने हुए हैं यहाँ पे। और इसका एक कीवर्ड देती हूँ आपको, लाइन और स्टाफ कभी भी टिक लगा देना क्वेश्चन में, अगर एक्सपर्ट लिखा हो तो, स्पेशलिस्ट लिखा हो तो। कहीं भी क्वेश्चन में अगर एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट लिखा हो तो आप लाइन और स्टाफ को टिक लगा दीजिएगा आग बंद करके। In the line and staff organization, line executive and staff specialist are combined together. The line executives are the doors where staff refers to the experts and act as a thinkers. यानी सिंपल सा मतलब है, यहाँ पर experts को बुलाया जाता है एडवाइस करने के लिए। यहाँ पे अलग से एक्सपर्ट्स एक मतलब एक या दो ही ज्यादा होता है, जैसे सीए सीएस को कर रख लेते हैं एडवाइस करने के लिए, या लीगल एडवाइजर आप कह सकते हो, या इकोनॉमिस्ट को रख लिया जाता है। तो आपको ज्यादा नहीं, एक दो ही रखते हैं, सपोज करिए इकोनॉमिक्स को रख लिया जो आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, एक आपको लीगल एडवाइजर वालों को रख लिया। तो ये अब आपको एडवाइस करेंगे, जो आपको बहुत हेल्प मिलती है इससे। इसका एडवांटेज ये रहेगा सबसे पहले, लेस बर्डन और एग्जीक्यूटिव्स। अब बेटा बेटा जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनके पे बर्डन कम हो गया है। अब उन्हें सोचना वाला काम नहीं करना है, अब उन्हें दिमाग लगाने वाला काम नहीं करना है, वो जो बताएंगे वैसा करना है बस। पहले बेचारे खुद ही दिमाग लगाते थे, है ना, लाइन में। सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स अवेलेबल, भाई एक्सपर्ट्स आ चुके हैं अब तो आपकी कंपनी में। डिसीजन मेकिंग काफी अच्छा हो जाएगा, साउंड होगा, क्योंकि एक्सपर्ट अगर आपको एडवाइस देगा तो अच्छा ही देगा। तो लाइन मैनेजर के पास टेंशन कम हो गई है। स्पेशलाइजेशन का फायदा हो जाएगा भाई, लीगल एडवाइजर अगर लॉयर को रखोगे तो वो अपने लॉ है तो लॉ में तो एक्सपर्ट होगा वो, तो उससे आपको फायदा होगा, ठीक है। साथ ही साथ वो आपको सिखाएगा भी, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है एम्प्लॉइज को। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा डिले हो सकता है। मैम डिसीजन मेकिंग में क्यों डिले होगा? वो भी तो सोचने का टाइम लेंगे ना, वो जो पता नहीं कब तक सोचेंगे कब बताएंगे आपको, है ना। थोड़ा सा ये हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है बेटा, झगड़ा हो सकता है दोनों के बीच में। जरूरी नहीं दोनों एक बात से सहमत हो। सोचो एक्सपर्ट ने एडवाइस करा कि ये करना है, लेकिन लाइन मैनेजर बोले नहीं नहीं ये तो गलत है, दोनों का पता चले झगड़ा हो जाए, है ना, विचार ना मिले दोनों के। फिर चलिए नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैनेजर्स ग्रुप पीपल बाय फंक्शन एंड प्रोडक्ट टीम साइमल्टेनियसली, result in a complex network of reporting relationship, very flexible and can respond rapidly to change. Each employee has two bosses which can cause problem, and functional manager give different direction than product manager, and employee cannot satisfy both. देखो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जहाँ पे दो बॉस होते हैं, याद रख लीजिएगा, दो बॉस का मतलब ये होता है, एक एम्प्लॉय है, सपोज करिए मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, तो एक उन्होंने तो मुझे मार्केटिंग में भी मुझे पकड़ा दिया है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी कि आप ये काम करिए, और एक प्रोडक्ट वाले जो डिविजनल जो फंक्शन डिविजनल स्ट्रक्चर है उन्होंने भी मुझे कहा कि आप इसमें भी हमारी हेल्प करिए। अब यार मुझे तो दो दो जगह जाना पड़ रहा है, एक मुझे फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर भी जाके यस सर करना पड़ रहा है, और प्रोडक्शन डिविजनल डिपार्टमेंट में भी जाकर मुझे यस सर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है,
हर एम्प्लॉय के दो बॉसेस होते हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो जो फंक्शनल मैनेजर मुझे कुछ और ही डायरेक्शन बता रहा है, प्रोडक्ट मैनेजर मुझे कुछ और ही करने को कह रहा है, रिपोर्ट मुझे दो मैनेजर्स को करनी है भाई, जी हाँ जी हाँ, मुझे हाँ जी हजूरी मुझे दो लोगों की करनी पड़ रही, एक फंक्शनल मैनेजर की और एक प्रोडक्ट मैनेजर या डिविजनल मैनेजर की। जिससे ऐसा भी हो सकता है कभी कभी एम्प्लॉय सेटिस्फाई ही नहीं हो पाता, अरे ये कुछ और बता रहा है, ये कह रहे हैं ये कर लो, ये कह रहे हैं ये कर लो, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैट्रिक्स का मतलब जहां आपको दो डिवीजन, दो जगह जाकर रिपोर्ट करना पड़े, आपके दो दो बॉस हो, ठीक है। सबसे पहले साउंड डिसीजन, देखो साउंड डिसीजन इसका एडवांटेज इसलिए बोला गया है कि दोनों लोग बता रहे हैं तो अच्छा ही डिसीजन लिया जाएगा। कहते हैं ना, एक से भले दो, अच्छा हो सकता है, मेरी स्किल बढ़ेगी, मुझे दोनों जगह सीखने को मिलेगा। ये भी चीज है, स्पेशलाइजेशन है, फंक्शनल वाले मुझे फंक्शनल में एक्सपर्ट कर देंगे, डिविजनल वाले मुझे डिविजनल में, मैंने दोनों तरफ से अच्छा फायदा है। डिसएडवांटेज मेरा ये रहेगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी जाओ वहां पे भी जाओ, है ना। साथ ही साथ यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर भी नहीं है, मुझे ये भी ये नहीं कि एक बॉस है तो चलो छुट्टी करो, दो दो बॉस है तो यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आता है आपका कमिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Committee can be defined as a group of organizational members who discuss and develop solution to the problems. The purpose of such committee is to discuss various problems and recommend solution to the management. The board of directors of a company is an example of committee organization. अच्छा, कमेटी का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने सबने तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो सबने ही देखा होगा, ऐसा कोई होगा जिसने छोड़ा नहीं होगा। तो वहां पे जो मिस्टर भिड़े है वो आपका सेक्रेटरी है, लेकिन उनके कमिटी मेंबर है, बताओ कौन है? तो पता होना चाहिए सबको, कमिटी मेंबर आपके मिस्टर अय्यर और पोपटलाल कमेटी मेंबर है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कमेटी होती है बेटा, जैसे उनकी कमेटी होती है ना, कोई भी डिसीजन लेना होता है, कोई भी फैसला लेना होता है, तो ये लोग मीटिंग बुलाते हैं और ये तीनों आगे बैठते हैं, बाकी सारे लोग पीछे बैठते हैं। तो ये मीटिंग करते हैं, कमेटी मेंबर डिसाइड करती है कि इस बार ये चीज होगी या नहीं होगी। तो वही चीज होती है कंपनी के अंदर भी। यहाँ पे भी 4 से 5 ग्रुप मेंबर्स जो है वो आपके बनाए जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जाता है। और इनका पर्पस क्या होता है कमेटी बनाने का? देखो, कमेटी बनाने का सिर्फ पर्पस ही यही होता है कि सारी जितनी प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करो और सोल्यूशन बताओ क्या है मैनेजमेंट को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कंपनी का कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए अब इसका अगर एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहले ये चीज है कि यहाँ पर देखो 3-3 4-4 लोगों की कमेटी होती है, तो पूल्स अप द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। देखो तीनों अगर जैसे 4-5 लोग कमेटी के मेंबर, सबके पास अलग अलग नॉलेज रहेगी, अलग अलग स्किल्स रहेंगी, एक्सपीरियंस रहेगा, तो इस हिसाब से काफी अच्छा डिसीजन पे आप लोग पहुंच सकते हो। कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा यहाँ पर किया जा सकता है। अब डिसएडवांटेज इतना है खाली इसका, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव डिवाइस, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि कमेटी आती है बनाती है, ठीक है, कमेटी बनती है डिसीजन लेती है, बहुत टाइम लगता है, कॉस्ट भी लगती है यहाँ पर, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या होता है कमेटी में, नो बडी इज अकाउंटेबल फॉर कमेटी डिसीजन। अगर कोई डिसीजन लिया जाता है ना, तो ये डिसीजन जो है ना किसी एक की जवाबदेही नहीं होती, कोई इसका जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कमेटी डिसीजन इज नो बडी डिसीजन, क्योंकि ये सबका मिली भगत वाली डिसीजन होती है। जैसे किसी एक पर हम यहाँ पर इल्जाम नहीं डाल सकते कि भाई तुमने गलत डिसीजन ले लिया। चलिए नेक्स्ट आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो, डिविजनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट वर्क्स बाय सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, मार्केट और जोग्राफिकल वेरिएशन। देखो डिविजनल स्ट्रक्चर सबसे सिंपल सा आपको बताती हूँ। आईटीसी कंपनी है, अब आईटीसी कंपनी, अच्छा चलो एग्जाम्पल ले लो, कोई सा भी ले लो, चलो सपोज कर लो एक आईटीसी कंपनी है, वो चॉकलेट भी बना रही है, वो कपड़े भी बना रही है, वो कॉस्मेटिक्स भी बना रही है, वो बहुत कुछ 4 से 5 चीजें काफी बन रही हैं उसके, ठीक है। वो राशन भी प्रोवाइड कर रही है आपको, फ्रूट्स वगैरह पैक्ड, सब ये सब भी हो रहा है। तो अब पता है इसमें क्या होता है, डिविजन स्ट्रक्चर में हर प्रोडक्ट के अलग अलग चीजें होती हैं। अभी समझो यहाँ पर, जैसे सपोज करिए कोई कंपनी एबीसी, ठीक है, एबीसी कंपनी है ये। अब बेटा ये आपका यहाँ पे सपोज करिए एक्स प्रोडक्ट भी बनाती है, एक्स प्रोडक्ट अलग प्रोडक्ट है बिल्कुल, वाई प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, ये जेड भी बनाती है। तो यहाँ डिवीजन के अंदर क्या होता है कि सबके अलग अलग दे दो, जैसे घर न्यारे कर देते हो ना आप लोग, कि 4 भाई हैं तो चारों के अलग अलग घर हो जाते हैं और उनका अलग अलग किचन हो जाता है, अलग अलग बाथरूम हो जाते हैं, वही चीज है। अब ये जो एक्स वाला प्रोडक्ट है, अब इस एक्स प्रोडक्ट का बेटा प्रोडक्शन लेवल अलग होगा, इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होगा, अलग होगा, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा और इसके एम्प्लॉयज अलग अलग होंगे। ऐसे ही वाई है, वाई का भी अपना अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, ऐसे ही जेड का होगा, ठीक है। सबके अलग 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 डिपार्टमेंट्स होते हैं यहाँ पर, उसे बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कर दिया इन्होंने कि सबका एक ही कर दिया भाई,
XYZ, यानी आप सपोज करिए कॉस्मेटिक हो गया, फूड हो गया, फ्रूट्स हो गए, तो सबका एक ही डिपार्टमेंट है। कॉस्मेटिक का भी एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वही वाला, ठीक है। क्या नाम है आपके, फ्रूट्स का भी वही डिपार्टमेंट है, चॉकलेट वालों का भी वही है, नहीं सबके अलग 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 रहेंगे। उसे बोलते हैं आपका डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसको दो तीन नामों से जाना जाता है। हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, फ्लैट तो बोलते ही बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर, तो कोई भी नाम आ जाए याद रख लीजिएगा। इसके अंदर क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैव अ फ्यूअर मैनेजमेंट लेवल विद ईच लेवल कंट्रोलिंग अ ब्रॉड एरिया ग्रुप। यहाँ पे सिंपल सी भाषा में ये है, यहाँ पे कोई चेन ज्यादा नहीं होती। सपोज करिए स्कूल के इस एग्जाम्पल से चलिए, प्रिंसिपल होगा, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल हो गए और टीचर्स, बस कोई बीच में नहीं है। यानी यहाँ पे बेटा बहुत ही कम लेव चेन बहुत कम होती है, यहाँ लोग बहुत कम होते हैं, लेयर्स बहुत कम होती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता है आपको यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको टीचर्स को कोई प्रॉब्लम है तो सीधे वाइस, वाइस से सीधे प्रिंसिपल। तो ये बहुत अच्छा फायदा है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे एम्प्लॉयज को एम्पावर करते हैं, चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं करा जाता कि आप रूल्स फॉलो करो और लंबी सी चेन बना दी आप लोगों को फॉलो करो, नहीं। यहाँ पे एम्प्लॉयज को काफी आजादी दी जाती है कि वो आके तुरंत प्रिंसिपल से कांटेक्ट करो, नीचे वाले ऊपर आराम से आ सकते हैं। तो वो चीज होती है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या फ्लैट। अगर यही इसका उल्टा अगर मैं बात करूँ तो बोलते हैं टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। टॉल का मतलब होता है लंबा, लंबा का मतलब चेन। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल भी रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा, वाइस प्रिंसिपल रहेगा, कोऑर्डिनेटर रहेगा, हेड रहेगा, फलाना रहेगा, ढिमकाना रहेगा। यहाँ पे बहुत लंबी चेन चलती है, जैसे मिलिट्री की होती है, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे लेवल बढ़ता चला जाता है और ये बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है। ये होता है आपका टॉल स्ट्रक्चर, उसका उल्टा। फिर नेक्स्ट आता है आपका वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे आ जाओ, विच एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू रिप्लेस और ऑगमेंट सम एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पीपल हु आर वर्चुअली ऑर्गेनाइज्ड प्राइमरली इंटरेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रो मतलब डिजिटल चीजें आ गई यहाँ पे। कैसे, सपोज करो, देखो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सपोज करिए एक चीज ऐसी होती है जहां पर सपोज करिए मेरी कोई कपड़े, मैं कपड़े सेल करती हूँ, आपने आजकल देखा होगा वेबसाइट पे कपड़े बेचे जाते हैं, लेकिन मेरा कोई भी बेटा फैक्ट्री या मेरा कोई फिजिकल चीज नहीं है मेरे पास। कोई फैक्ट्री, कोई ऑफिस, कोई काम करने की जगह कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, इंटरनेट से चल रहा है। यानी मैं सिर्फ कपड़े बेच रही हूँ वेबसाइट पे, आपने देखा होगा आजकल लोग वेबसाइट पे बहुत सारे कपड़े बेचते हैं। तो मैं सेलिंग कर रही हूँ, ऑनलाइन सेलिंग कर रही हूँ। अब कपड़ा मेरा पता चल रहा है बन रहा है गुजरात में, सेल हो रही है कहीं और ही, यानी फिजिकल चीज नहीं होती कोई भी। यहाँ पर यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया है फिजिकल चीजों को। जैसे फैक्ट्री होनी चाहिए, ऑफिस होने, कोई जरूरत नहीं है। पैसा मेरे पास आ रहा है, पता चल रहा है कपड़ा बन कहीं और रहा है, सिल कहीं और रहा है, कपड़ा बन रहा है गुजरात में, सिल रहा है मुंबई में, ठीक है, और मैं बेच रही हूँ सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू। तो उसे बोलते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। या फिर जैसे बहुत सारे, आप कंपनी के हिसाब से अगर आप चलो, तो जैसे कस्टमर हेल्प डेस्क लिंक्स होती हैं जो आपको टेलीफोन के थ्रू हेल्प करती है, इंटरनेट के थ्रू हेल्प करती है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हेल्प करती है। यानी यहाँ टोटल टेक्नोलॉजी का खेल आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको कंटेम्प्रेरी अप्रोच भी बोलते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट डिफाइंड बाय और लिमिटेड टू द हॉरिजेंटल वर्टिकल एक्सटर्नल बाउंड्रीज इम्पोज्ड बाय अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे किसी भी तरीके की दीवार नहीं होती, ना ये हॉरिजेंटल पे लिमिटेड है ना वर्टिकल, यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं है बेटा, यहाँ पे किसी भी तरीके की दीवार नहीं है। इट बिहेव्स मोर लाइक एन ऑर्गेनिज्म, encouraging better integration among employees and closer partnership with stakeholder. It is very high flexible, responsive एंड ड्रॉज ऑन द टैलेंट वेर इट इज फाउंड। देखो यहाँ कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी रूल्स वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो छोटे लेवल के एम्प्लॉयज हैं वो जाके डायरेक्ट सीईओ से बात नहीं कर सकते, या सीईओ आके डायरेक्ट नहीं बात कर सकता, ऐसा नहीं है। जब जो जिसको काम है वो डायरेक्ट जाके बात कर सकता है, कोई दीवार नहीं किसी के बीच में। ये चीज यहाँ पर बोली गई, और इससे सबसे अच्छा ये होता है कि एम्प्लॉयज के बीच में इंटीग्रेशन बढ़ता है ना, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। बॉस आके, जैसे देखा होगा ना आपने, आपके बॉस आपके टिफिन से खाना खा ले, बस यही चीज है। वो ये नहीं देख रहे कि मैं बॉस हूँ तो मैं नहीं खाऊंगा आके, है ना। तो वो चीज है, आप जाके अपना कुछ शेयर कर रहे हो अपने सीईओ को जाकर। तो वही काम के अगर रिलेटेड देखा जाए तो यहाँ पर बाउंड्रीज नहीं होती, यहाँ पे कोई भी किसी को भी कब भी जाके अपनी डिसीजन बता सकता है, हेल्प कर सकता है, आइडियाज दे सकता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती।
फिर आता है आपका बेटा नेटवर्क स्ट्रक्चर। इट इज अ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये थोड़ा लेस हायरार्किकल होता है। लेस हायरार्किकल का मतलब इसमें चेन नहीं है, चेन कम ही होती है, ठीक है। ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होता है, पावर लेने का हक सबको दिया गया है, फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है। इन नेटवर्क स्ट्रक्चर मैनेजर्स कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल रिलेशनशिप विद दैट आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द फर्म। देखो यहाँ पर जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो अंदर भी रिश्ता अच्छा बना के रखते हैं अपने एम्प्लॉयज, और बाहर वालों से भी, जैसे सप्लायर, कस्टमर्स, उनके साथ भी ये लोग सोशल नेटवर्क काफी ज्यादा यहाँ पर माना जाता है, ओपन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, नेटवर्क का एग्जाम्पल समझो। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, इसका एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क का, कि सपोज करिए मेरी कोई कंपनी है जहां पर मैं सिर्फ मेन काम करती हूँ प्रोडक्शन का। नहीं, चलो एप्पल का फोन लेते हैं। एप्पल का फोन बन के आता है, ठीक है, एप्पल का फोन बन के आता है, तो सपोज करिए एप्पल कोई कंपनी बना रही है। अब इसमें नेटवर्क स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा मैं आपको बताती हूँ। देखो एप्पल का फोन है, अब कई लोग क्या करते हैं, एप्पल के फोन की स्क्रीन जो है वो सैमसंग से मंगाते हैं, पीछे का बैक कवर है वो सोनी से मंगा के रखा हुआ है। यानी यहाँ पे मेन चीज यहाँ पर ये बोली गई है कि एक काम खुद करके बाकी सारे कामों को बाहर बांट देना, उसे बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। आउटसोर्सिंग का नाम सुना है आप लोगों ने, तो उसी को ही बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर, आउटसोर्स करना। कुछ काम खुद करना और बाकी सारे काम बाहर किसी को दे देना, वो चीज है। जैसे मैंने अभी बोला ना, एप्पल डिजाइन तो वो कर रहे हैं लेकिन स्क्रीन वो किसी और से बनवा रहे हैं, बैक कवर किसी और कंपनी से बनवा रहे हैं, तो अपना काम आउटसोर्स कर देना, उसे बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अब हम एमसीक्यू शुरू करते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना अच्छा यहाँ पर तैयारी है, ठीक है। एमसीक्यूज मैंने आपको बोले थे, मैं आपको कराऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन द सीक्वेंस दे आर कैटेगराइज्ड विद इन द मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। हायरार्किकल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। इसको आपको सीक्वेंस में बताना है, पहला कौन सा आएगा, दूसरा, तीसरा, कौन सा। अभी किस बेसिस पे बताओगे ये आप बताना, कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से। सबसे पहला छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, उससे स्ट्रिक्ट किस में फॉलो किया जाता है, और सबसे स्ट्रिक्ट कौन सा होता है। कॉम्प्लेक्स में बताना है आपको, ठीक है ना, कौन सा सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए बताइए क्वेश्चन, फिर आपको पता चल जाएगा कि अभी आपने कितना समझा है। चलिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं बेटा, सबसे पहले आता है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शन के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, मार्केटिंग अलग है, प्रोडक्शन अलग है, सेल्स अलग है। उसके बाद आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया, हर कंपनी का अलग अलग सब रहेगा। तो एक कंपनी है, प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा। जैसे आईटीसी का मैंने आपको बताया ना, चॉकलेट है तो चॉकलेट का अलग रहेगा स्ट्रक्चर पूरा। अगर आप कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक के अलग अलग होंगे। तो ये क्यों, क्योंकि डिवीजन बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि आईटीसी के पास बहुत सारे सामान हो गए। फंक्शनल में अभी एक ही प्रोडक्ट था सपोज करिए, डिविजनल में ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आता है बेटा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आपको दो दो लोगों को रिपोर्ट करना होता है, प्रोडक्शन मैनेजर को भी और फंक्शनल मैनेजर को भी। और लास्ट होता है आपका हेरारिकल, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट यही होता है, क्योंकि चेन ऑफ कमांड यहाँ फॉलो की जाती है, ठीक है। तो 4 3 1 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Which of the following statement best describe the relationship between formal and informal organization? आपके ऑप्शंस है, they are mutually exclusive and do not interact, they coexist and can influence each other, formal organization are more important than informal ones, और informal organization undermine formal structures। बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप इसमें सही बताया गया है। चलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दे को एग्जिस्ट एंड कैन इन्फ्लुएंस ईच अदर। अब इसको समझो। अच्छा एक बात बताइए,
कभी आपने देखा है कि एक ही कंपनी में ये किसने कह दिया कि फॉर्मल होगा या तो इनफॉर्मल होगा? एक जगह पे दोनों चीजें नहीं हो सकती। इसीलिए तो बोला है कि ये स्व अस्तित्व में रहते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये दोनों। अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, ये किसने कह दिया कि आपको सिर्फ या तो फॉर्मल होगा या तो इनफॉर्मल होगा? भाई एक ही कंपनी में दोनों चीजें भी तो होती हैं। फॉर्मल भी होती है, दोस्ती यारी नहीं होती क्या? आप बताओ, एक कंपनी में आप खुद कोई काम करता होगा तो वहां पे आप लोग रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो करते हो और आप गप्पे नहीं मारते हो लंच ब्रेक में। आपके दोस्त अपने नहीं बना रखे वहां पे, तो वो भी तो चीज है ना। तो वही चीज है, तो ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, को एग्जिस्ट है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई बड़ा छोटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाह, चलो मैं थोड़ा सा जूम तो, अगर आप लोग को दिख रहा होगा वैसे तो। What is the key characteristics of informal organization structure? Your options are: they are documented in manuals and charts, they develop from social interaction and relationship, they provide clear authority and responsibility, and they are controlled directly by management. बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू। दे डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका सोशल इंटरेक्शन से ही बनता है। पहला क्या लिखा था? दे आर डॉक्यूमेंटेड इन मैनुअल्स एंड चार्ट्स। बेटा मैंने अभी आपको बोला जो कागजी में लिखा रहता है वो फॉर्मल है। दे प्रोवाइड क्लियर अथॉरिटी, क्लियर अथॉरिटी हमेशा हमको फॉर्मल में पता चलती है। दे आर कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट, वो भी आपका फॉर्मल है। बाकी जो तीनों पॉइंट्स है ये फॉर्मल के बारे में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Which type of structure is used when a company has location in multiple cities? फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या फिर जोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर आपने कीवर्ड पहचान लिया ना तो ये एक सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है ये। इसलिए क्वेश्चन से ज्यादा ना एक वर्ड ढूंढा करो, एक वर्ड ढूंढा करो सेंटेंस के अंदर। अगर वो वर्ड आपने पकड़ लिया तो इजी हो जाएगा। अगर मैं इसमें वर्ड की बात करूँ तो लोकेशन कीवर्ड था इसका। ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर जो कंपनीज बहुत सारे लोकेशंस होते हैं, उसके ब्रांच हर जगह खुली होती है। लोकेशन, और लोकेशन क्या होता है? जोग्राफिकल। ज्योग्राफी का मतलब ही लोकेशन है। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था इसमें। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अराइजेस स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप रेदर देन बाय डेलिबरेट डिजाइन? ऑप्शन है आपके: फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल, मैट्रिक्स या फिर लाइन। ये भी बहुत आसान था, मैंने अभी आपको बोला सोशल बनाना है, ना कि डिजाइन, किसी डिजाइन के हिसाब से नहीं चलना है। इनफॉर्मल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्ट्रक्चर आउटसोर्स मेजर बिजनेस फंक्शंस टू बी इंडिपेंडेंट कंपनीज एंड कोऑर्डिनेट देम फ्रॉम अ सेंट्रल हब? वर्चुअल या नेटवर्क, डिविजनल, फंक्शनल या फिर लाइन स्टाफ। देखो ये वर्ड मैंने आपको समझाते टाइम भी बोला था, अगर आपने क्वेश्चन में वो वर्ड ढूंढ लिया। जब मैं आपको टॉपिक समझा रही थी तो मैंने अपने मुंह से ये वर्ड निकाला भी था।
चलिए, इसका राइट आंसर है आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर, या वर्चुअल तो नहीं है बट नेटवर्क ही बोला जाता है। इसका क्या कीवर्ड बताया था मैंने, आउटसोर्स, जो अपना कुछ मेजर बिजनेस फंक्शन जो है वो किसी कंपनीज को दे देती है और खुद एक सेंट्रल हब बन के वहीं से कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एज अ फ्लैट और हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपके ऑप्शन है, मेनी लेयर्स ऑफ मिडल मैनेजमेंट, हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, या फिर स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू द स्केलर चेन। फ्लैट के बारे में एक आपको पॉइंट बताना है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है फ्लैट का। देखो, मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस करा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चंस ढूंढने में निकालने में टाइम भी लगा है। और मैं ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चंस आप लोगों को करा ही नहीं रही, बेसिक बेसिक जो मेन मेन क्वेश्चंस, कि ये कौन सा काउंट है, वो कौन सा काउंट है, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत बढ़ चुके हैं। अब ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती एग्जाम में। अब आपको बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड डिसेंट्रलाइज। देखो, फ्लैट का दूसरा नाम डिसेंट्रलाइजेशन भी था, तो आप कर सकते थे पक्का यहाँ पे। डिसेंट्रलाइजेशन दिया हुआ है, देख लो। अगर आप ध्यान से पढ़ते तो मैंने आपको नाम बताए थे, हॉरिजेंटल भी बोला जाता है, डिसेंट्रलाइज भी बोला जाता है, पार्टिसिपेटरी भी बोला जाता है। तो देखो, आपका टिक लग जाता अगर आपने ढंग से पढ़ा होता। वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? देखो, स्पेन ऑफ कंट्रोल का मतलब एक बॉस के नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर वाइड बोला गया तो यानी एक बॉस के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है। बॉस है, फिर एक मैनेजर है, मैनेजर के नीचे बहुत लोग हैं। लेकिन अगर वही नैरो है, कम है, तो यानी एक बॉस है, दो मैनेजर है, छुट्टी। ठीक है। तो यहाँ पे वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल होता है और डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सबके पास पावर यहाँ पे दी जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर कंबाइंस द डायरेक्ट वर्टिकल अथॉरिटी ऑफ द ट्रेडिशनल हायरार्की विद एक्सपर्टीज ऑफ एडवाइजरी स्पेशलिस्ट। लाइन इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स, या फिर फंक्शनल। अभी मैंने आपको बोला कीवर्ड ढूंढो, कीवर्ड ढूंढो। अगर एक एक वर्ड मिल गया ना आपको, तो आंसर आप विद इन अ सेकंड लगा दोगे। जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे अगर कीवर्ड ध्यान से देखते, एक्सपर्ट, तो मैंने आपको बोला था जहाँ पे भी एक्सपर्ट, एडवाइजरी, स्पेशलिस्ट आएंगे, तो आप आंख बंद करके लाइन और स्टाफ लगा देना। क्योंकि लाइन ऑफ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है आपको एडवाइस करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डू एम्प्लॉयज हैव डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप टिपिकल टू बोथ अ फंक्शनल एंड अ प्रोजेक्ट मैनेजर। लाइन स्टाफ, मैट्रिक्स, डिविजनल, या फ्लैट। इसमें भी कीवर्ड है, बता दो कौन सा है। यहाँ पे क्या क्या बोला है, एम्प्लॉयज को दो जगह रिपोर्ट करने पड़ते हैं, एक फंक्शनल मैनेजर को और एक प्रोजेक्ट मैनेजर को। तो मैंने आपको बताया हुआ था, ये किसके अंदर होता है, मैट्रिक्स के अंदर, जहाँ पे आपके दो बॉस होते हैं या दो डिपार्टमेंट्स को आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, बोला जाता है जिसे, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रिक्ट वर्टिकल हायरार्की एंड चेन ऑफ कमांड। फंक्शनल, लाइन, मैट्रिक्स, या फिर कमिटी। मिलिट्री के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रिक्ट होता है उसके अंदर, चेन होती है उसके अंदर, बहुत आसान है, बता दीजिए।
लाइन ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर है, ये तो बहुत आसान था। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लाइन, फंक्शनल, लाइन एंड स्टाफ या फ्लेक्सिबल। कौन सा है जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको, इनमें से बता दो बस। कौन सा टाइप नहीं है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का? ये तो सबको पता है, फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ नहीं होता है। मैंने आपको लाइन, फंक्शनल, लाइन, स्टाफ सब पढ़ाया है, बट फ्लेक्सिबल जैसा कुछ नहीं होता। तो चलिए, आज का सेशन यही था, पूरा कंप्लीट करा दिया है आप लोगों को। चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीजीटी के लिए, दोनों के लिए काफी यूजफुल सेशन है। और बाकी जेन्युइनली आपको सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।